हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो बुक दिया गया था, उस बुक की हम बात कर रहे हैं। तो आज उसी बुक से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। 10 तक आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां जाके आप लोग वहां से एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ है आप सभी को पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आज आप देखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, ईएसआई का 6/12/2020 को, आज हम इसी सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं और जहाँ तक हो सकेगा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इनका नाम क्यों विख्यात है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, इन्हें श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है भारत में। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी, इसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1965 को हुई थी। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। अगला है कि भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा था चीन में। हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? विलियम गॉड ने। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ प्रजातियां में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति और अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल जो है ये कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। यह एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रृंखला का प्रमुख यौगिक है। किसका? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का ये प्रमुख यौगिक है। और यह जंतु और वनस्पति तेलों और वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरीन स्टोरों के रूप में उपस्थित होता है। ग्लिसरीन जो है वो रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रताग्राही और गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग शेविंग क्रीम में, साबुन, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, रिफिल इंक इत्यादि में होता है। अगर हम बात करें जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो ग्लिसरीन के साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, और इन लवणों को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम साबुनों के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई के कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। जिस साबुन में उच्च वसीय अम्ल के पोटेशियम लवण होते हैं वो मुलायम साबुन कहलाते हैं, और इसका उपयोग स्नान करने के लिए करते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो दूषित जल के द्वारा जो रोग संचारित नहीं होता है वो है आपका निमोनिया। निमोनिया रोग संक्रामक रोग है जो दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है, जबकि अन्य 3 जो है वो दूषित जल के द्वारा संचारित होता है। फेफड़ों में संक्रमण का होना निमोनिया कहलाता है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना क्या? निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़े में क्या हो जाता है कि सूजन की स्थिति बन जाती है, और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है।
इसके प्रमुख लक्षण में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। अन्य 3 रोग टाइफाइड, पीलिया, हैजा जल जनित रोग है। पीलिया यह एक यकृत रोग है। पीलिया यकृत रोग है। पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चल जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से दूषित जल के द्वारा होती है। इसमें थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब के व मल, त्वचा व आँखों का रंग पीला हो जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण दूषित जल, रोगी के मलमूत्र व थूक के द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। सिर दर्द, ज्वर, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। हैजा की बात करें तो यह विब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं एवं दूषित जल के द्वारा होता है। इस रोग का लक्षण उल्टी, दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 35 नंबर जो मैथ का प्रश्न है। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सी हो जाएगा। 35 व्यक्ति है जो किसी कार्य को क्या 6 दिन में करता है, तो 35 दिन गुने 6 कीजिएगा। उसके बाद तो कह रहा है 15 व्यक्ति उसी कार्य को क्या करेगा, कितना दिन में करेगा, तो दिन निकालना है। तो सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, M1 D2 और M2 D2। M1 D1 होना चाहिए यहाँ पे, और M1 यहाँ पे M1 होना D1 होना चाहिए। M1 D1, तो M1 D1 हो गया, उसके मैन और डे हो गया। अब इसी तरीके से M2 और D2 होना चाहिए, तो उस पर आप लगाइएगा तो 14 दिन निकल के आ जाएगा D2 का वैल्यू। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो है, स्यूडोमोनास ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है और यह विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके पास कोशिकाओं से बना एक दोहरा लिफाफा है जिसके सहारे उसके आंतरिक भाग की रक्षा करता है। राइबोजियम जो है, राइजोबियम और एजोडोबैक्टर जीवाणु का एक समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम यानी दलहनी फसलों की जड़ों को संक्रमित कर उनमें ग्रंथियों का निर्माण करता है और इन ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देता है। पौधे उस पर अमोनिया का उपयोग प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में करते हैं। पौधे की वृद्धि को प्रेरित करने वाला राइजोबैक्टीरिया है। कौन है? राइजोबैक्टीरिया, जो कि पौधे की वृद्धि को प्रेरित करता है। एजोबैक्टर कृषि भूमि एवं पौधे की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु समूह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में सभी गैर दलहनी पौधे में खास करके चावल, कपास, सब्जियां इत्यादि के लिए किया जाता है। एजोस्पाइरलिम नीलहरित शैवाल यानी नीलहरित शैवाल में धान के फसल में एजोला इत्यादि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और जीवाणु विज्ञान के पिता लीवनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता लीवनहॉक को। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई को 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस होता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस होता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद
संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। भाग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो मांग में परिवर्तन के जो कारण है वो हो जाएगा आपका क्या, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मांग में परिवर्तन जो है ये सभी कारक आपका सही है। मांग में परिवर्तन किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा में बदलाव को निरूपित करता है। कोई जो उपभोक्ता होगा उसको खरीदेगा तो उसकी इच्छा होगा, उसकी बदलाव पर निरूपित करता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में भिन्नता, उपभोक्ता के आय के स्तर में बदलाव इत्यादि कारणों से मांग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बात करें कि एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग घटती है। देखिए तो मांग बराबर क्या है कि मांग की लोच बराबर होता है मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्ट्समैन के द्वारा दिया गया है। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण समितियां को। सरकारी समिति का संबंध केंद्र राज्य से है। सरकारी समिति का संबंध केंद्र राज्य से है। रंगा राजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। गोइपोरिया समिति का संबंध बैंक सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आरबी गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार से है। ठीक है, अगला ये शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ का मतलब होता है ठोस बर्फ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। यह मुख्य रूप में कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक समान हिस्सा होती है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस को पहली बार 1835 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर थिलोरियर के अनुसरण में किया गया था। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है और अब मेडिकल से लेके फूड इंडस्ट्री भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब ड्राई आइस को गर्म करने में पानी डालते हैं तो इससे धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ जैसा लगने लगता है। यह काफ़ी ज़्यादा ठंडा होती है और इसी कारण इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ जमने में जिलोटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिएगा कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपक पुनिया कुश्ती की खिलाड़ी हैं। दीपक पुनिया भारतीय पहलवान और भारतीय सेना में जूनियर कमिश्ड अधिकारी हैं। ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। इन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने जो है ओलंपिक में अपना स्थान हासिल किया था। उसके बाद भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। दीपक पुनिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने वर्ग 86 किलोग्राम में स्वर्ण पदक विजेता है। दीपक पुनिया। कुश्ती खेलने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी का नाम अगर आप देखिएगा तो एक रवि दाहिया हैं जिनका भार वर्ग 57 kg का है। गीता फोगाट 62 kg, विनेश फोगाट 56। मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई एवं चौड़ाई कम से कम 4.9 इंटू 4.9 मीटर वर्ग स्क्वायर होती है और अधिक से अधिक 6.10 टू द पावर यहाँ पे इसको 6.10 इंटू 6.10 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये जो है मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई और चौड़ाई कम से कम होती है।
4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर और अधिक से अधिक 6.10 इंटू 6.10 मीटर स्क्वायर। ओलंपिक खेल मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल बार्गर कप प्रदान किया जाता है। कौन सा कप दिया जाता है? बेल बार्गर कप। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। इसके कोर्ट की लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी हैं पुलेला गायत्री गोपीचंद, सानिया नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु। ये सभी जो हैं वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? भूपेन हजारिका ये आपके गायन से संबंधित हैं। भूपेन हजारिका को पद्म विभूषण 2001 में गायन के लिए दिया गया था। भूपेन हजारिका 1992 ईस्वी में दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित हैं और ये असम राज्य से आते हैं। वो गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे। वर्ष 2019 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 से होती है। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और इसमें जो है एक मेडल होता है, उस पर पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के बड़े पैमानों पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसके 3 पद्म पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म विभूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। 11 नंबर प्रश्न आता है कि जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे पहले ठोस अवस्था में जो है इसको रखा जा सकता है पानी को, ठीक है। फिर द्रव अवस्था में भी रखा जा सकता है और गैस अवस्था में भी रख सकता है। अब ठोस अवस्था में रखने के लिए बर्फ जमाया जाता है, उसके बाद द्रव अवस्था में रखने के लिए नॉर्मल रहेगा और गैसीय अवस्था के लिए जब उसको बॉईल करेंगे तो वो वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए साधारण जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर बर्फ ठोस में परिवर्तित हो जाता है ठंडा करने पर, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके उबालने पर जलवाष्प के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प को ठंडा करने पर वह अपने जल यानी द्रव में बदल जाता है और अंत में वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस का द्रवण कहलाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तब वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य ताप पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से या 373 डिग्री केल्विन होता है। किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है, किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और दाब घटने से कम जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और उन पदार्थ के द्रव्यमांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम हो गया, तांबा हो गया, etc। उन पदार्थ के द्रव्यमांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जिसका आयतन गलने पर घटेगा उसका द्रव्यमांक बढ़ने लगेगा, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा। क्रिस्टलीय पदार्थ में अधिकांशतः पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा बात करें, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ,
पीतल, ये सभी जो है गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं और इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है, मतलब तैरता है। 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। उसके अलावे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है एडीबी। एडीबी जो है इसकी स्थापना 1966 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में होती है, हेडक्वार्टर आसियान की जाकार्ता में है। नाटो की स्थापना 1949 में होती है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। सार्क की स्थापना 1985 में होती है और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कॉमनवेल्थ का स्थापना 1930 में होता है और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में होता है। वाशिंगटन DC अमेरिका इसका हेडक्वार्टर है। अब 13 नंबर देखिए, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं। अभी कल ही आपका भूकंप, परसों रात में आया था ना भूकंप। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें जो है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो वो हो जाएगा आपका हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र हिमालय और कच्छ क्षेत्र है। ये रहा आपका भारत का मानचित्र, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। वो 5 भूकंपीय जोन है। एक तो है अधिकतम प्रभाव क्षेत्र, जोन 5, जो ज़्यादा प्रभावित है उसको जोन 5 में रखा गया है। यह भूकंप तीव्रतम की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। यह देश के कुल क्षेत्र का 10.9%। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंप की संख्या अधिक रही है जिससे जनधन की अपार हानि हुई है। ये अधिकतम प्रभाव क्षेत्र है जोन 5 में। अब अधिक प्रभाव क्षेत्र जोन 4 में देखेंगे तो इस क्षेत्र की भूकंप तीव्रता mm पैमाने पर 8 है और इसे अधिक तबाही के खतरे वाला क्षेत्र कहा जाता है, जोन 4 को। इस भूकंप क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख और पश्चिम में कठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र, कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल है। इसमें देश के कुल भूभाग का 17.3% हिस्सा आता है और ये क्षेत्र अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है। जोन 3 में क्या आता है, इसे सामान्य तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका विस्तार जो है वो विशाल मैदान के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। और इस प्रकार यह देश का कुल क्षेत्र 30.4% क्षेत्र को आच्छादित करता है। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से 6.0 से लेकर 7.0 की तीव्रता वाला क्षेत्र है ये आपका जोन 3।
जोन 2 जो है ये न्यून प्रभाव क्षेत्र है। जोन 2 न्यून प्रभाव क्षेत्र है। भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठार भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उसका तटीय भाग, छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भाग पर इसका विस्तार मिलता है और यहाँ भूकंप का प्रभाव की तीव्रता 5.0 से लेके 6.0 के बीच मिलती है। अब है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र जो जोन फर्स्ट में आता है। ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे इसका देखिए पठारी भूभाग पर 4 विस्तृत भूखंडों के रूप में फैला है, जिनका विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिण व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखंड पर पाया जाता है और यह क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से शून्य माना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में कोयना जो है 1967 में, लातूर, उस्मानाबाद 1993 के भूकंपों में भूगर्भवेताओं को आश्चर्य में डाल दिया था। और भारत में भूकंपीय क्षेत्रीय मानचित्र की अध्ययन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन फर्स्ट एवं सेकेंड को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश में 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जोन 2 के अंतर्गत भारत में 41.4% भू क्षेत्र आते हैं। जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत 58.6% भूभाग जो कि भूकंप के प्रति अति संवेदनशील है वो आता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण आधार पर क्षेत्र के कारक का निर्धारण किया है। और जोन 5 यानी कि अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र है, क्षेत्र कारक IS कोड के तहत 0.36 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भूकंप जोन 4 का जो जोन है फैक्टर 0.24, जोन 3 का 0.16 और जोन 2 का 0.10 निश्चित किया गया है। भूकंप जोन 5 और 4 एवं 3 के अंतर्गत देश का 10.9%, 17.3% और 30.4% भू क्षेत्र आता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक तो पी तरंग होता है जिसको प्राइमरी बोलते हैं, जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी गति, और दूसरा होता है आपका द्वितीय अथवा एस तरंग। ये जो होता है अनुप्रस्थ तरंग इसे कहते हैं और ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका औसत वेग होता है। तीसरा एल तरंग होता है और इसे जो है HD लव ने इसका खोज किया था, HD लव ने, और इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है और इनका अन्य नाम आर वेव्स भी है, यानी रेल लाइट वेव्स। ये तरंग मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती है। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर सेकेंड होती है और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुन सकता है लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी बैठक के पश्चात अपने ही 2 सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है अनुच्छेद 93 के अनुसार। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा क्रिकेट के थे, मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक हाई जंप से थे, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, ये सभी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका 2022 का, आप ध्यान रखिएगा 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में शरद कमल अर्चन जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया था 2022 में। अगला है 16 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर 1600 है। यदि एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5% तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या है वो x है, दूसरी संख्या उसमें आपको ऐड करना, अंतर पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या 1600 प्लस x,
अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो 1600x को क्या करना है, कह रहा है कि उसका जो संख्या है उसका 77.5% है। तो 7.5% करने का मतलब कि परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड, और किसके बराबर है, तो x जो है वो 12.5% के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब इसे आप सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आंसर आपका जो है वो आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि 17 नंबर प्रश्न है कि शुबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। तो शुबा जो है वो फिजी की राजधानी है। फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है और यह ओशनियाई देश है। इसकी मुद्रा फिजी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशियानाई कहा जाता है। फिजी की समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिमी की ओर वानुअतु, पूर्वी में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। फिजी के सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वानुअतु, पूर्वी में टोंगा, उत्तर में तुवालू है। वानुअतु दक्षिण प्रांत प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। ज्वालामुखी मूल का यह द्वीप समूह है। वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जो ज्वालामुखी से निर्मित है। और वानुअतु देश की राजधानी पोर्ट विला और इसकी मुद्रा वातु है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है और यह भी ओशियानाई देश है। इसकी राजधानी नुकुअलोका और मुद्रा टोगनपांगा है। टोगनपांगा गर्त प्रशांत महासागर में 9000 मीटर गहरा है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है और तुवालू की राजधानी फुनाफुती एवं इसका मुद्रा डॉलर और इसके निकटवर्ती देश किरिबाती, समोआ और फिजी है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। राज्य या शासन के आदर्शों या इच्छा के बिना जब कोई सदस्य कार्य करता है तो उसे ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहा जाता है। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्वयं यानी इच्छा से किसी कार्य को करना। यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही एक विशेष विशेषता है जो निश्चित कार्य क्षेत्र, पद सोपान पद्धति के आधार पर नियुक्ति, निश्चित नियम, कागजी कार्रवाई, निश्चित एवं व्यवस्थित संगठन, कुशल एवं मेधावी व्यक्तियों की नियुक्ति, भर्ती प्रणाली, अनुशासन आदि, ये सभी जो है नौकरशाही की विशेष विशेषता है। नौकरशाही कार्य कुशल, प्रशिक्षित और कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों का एक विशेष संगठन है जिसमें पद सोपान तथा आशा की एकता के सिद्धांत की कड़ाई से पालन किया जाता है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसे नौकरशाही ही क्रियान्वित करती है। वेबर के अनुसार नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक और संस्थारित पदों में एक अव्यक्तित्व अवस्था है जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। चलिए 19 देखते हैं। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। तो पंचायती राज व्यवस्था के जो अंग हो जाएगा वो एक तो आपका ग्राम सभा नहीं, वो हो जाएगा एक तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा ब्लॉक पंचायत और एक हो जाएगा आपका जिला परिषद। ये तीन है, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 अंग ग्राम पंचायत के हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना है। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों का पता करना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना एवं कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। ग्राम सभा गांव में रहने वाले प्रत्येक पुरुष और महिलाओं की जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्वशासन जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है और नगरीय क्षेत्र में होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद होता है, जिला परिषद के अंदर ब्लॉक पंचायत आता है, फिर ग्राम पंचायत आता है। लेकिन अगर नगर क्षेत्र में देखेंगे तो नगर निगम के नीचे नगर पालिका होता है और उसके नीचे नगर पंचायत होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि कौन सी जो समितियां हैं और उसका गठन कब हुआ था।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था। सदिक अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, JVK राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, ये सभी आपका पंचायती राज से ही संबंधित थे। अगला है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया। कहाँ पे? गोवा में। ये 20 से 28 नवंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें पिछले 50 सालों में रिलीज हुई फिल्मों के साथ ही दुनिया भर में 200 फिल्मों को दिखाया गया। भारत सरकार हर साल ये शानदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिसकी संरक्षक होती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें 76 देशों के 200 से ज़्यादा फिल्मों को दिखाया गया है। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वें संस्करण की मेजबानी की गई है। ये याद रखिएगा, करंट का प्रश्न है। और इस साल 79 देशों के 280 फिल्म दिखाई गई है। भारत की 25 फीचर फिल्में, 20 गैर फीचर फिल्में इंडियन पनोरमा की दिखाई गई है, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोसेसिंग का हिस्सा है। के सिवान के अध्यक्ष हैं, तो के सिवान जो थे वो किसके अध्यक्ष थे? इसरो के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो वो एस सोमनाथन है 10वें नंबर के, जिनका नियुक्ति 14 जनवरी 2014 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है इसरो का, और जो इसका काम होता है वो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया था, और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया है। ठीक है, और ये जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोग है। वर्तमान समय में CBI की बात करें तो CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं, जो कि 21 मई 2021 से 2 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? कावेरी, हेमावती, गोदावरी, मूसी, ये आपका सम्मिलित नहीं है। मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हेरांगी, हेमावती, लोका पावनी, शिमशा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती है, और इस नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात स्थित है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक महाराष्ट्र की पहाड़ी में त्र्यंबकम से निकलती है, और इसकी सहायक प्रणहिता है पूर्णा, दुधना, बेनगंगा, इंद्रावती, मजीरा है। इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है और महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक तुंगभद्रा है, कोयना, एरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित है, शिहवा नामक पर्वत श्रेणी में। शिहवा, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और सहायक नदी शिवनाथ है, हंसदेव, मंड, डूब और जोंक है। 23 नंबर है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचवीं पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो पर आधारित है, सॉरी AI पर आधारित है, क्या निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी, AI पर आधारित है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में 1945 से 1955 में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया गया था और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी जो था वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और इसका विकास विलियम शोकाली ने 1947 में किया था। तीसरी जनरेशन में IC का प्रयोग किया जाने लगा था और IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था।
अगला प्रश्न है 24 नंबर की, एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया है, तो उसके संगत साधारण ब्याज क्या होगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 25, थायमीन है, तो थायमीन क्या है? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 का स्रोत है अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, सब्जियां। इसका कार्य क्या है? तो वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट अपापचय नियंत्रण, तंत्रिका और पेशिकाओं की सक्रियता के लिए आवश्यक है विटामिन B1। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। एंड इससे जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोबिन बोलते हैं और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सभी होता है। विटामिन B2 का स्रोत जो है वो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, चर्म रोग है, पेशीय ऐंठन है। विटामिन B6 का स्रोत क्या क्या हो जाएगा? मांस, मछली, इष्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू। विटामिन का खोज जो है 1911 में फंक ने किया था और यह एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन D और K का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लावेर कप संबंधित है? लावेर कप टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जनसंहार। ऑप्शन नंबर ए, जनसंहार शब्द का प्रयोग किया है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए। भारत में आज़ादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा मौतें हुई। कई हजार लोग अगवा कर लिए गए, कई महिलाएं को बलात्कार का शिकार बनाया गया, हजारों घर बेघर हो गए और बच्चे अनाथ हो गए। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाते हैं। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम है इसका नाम, जो कि भारत ने तैयार किया है सुपर कंप्यूटर परम। 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया और नवंबर 1984 में भारत ने एक नई कंप्यूटर नीति घोषणा की थी और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। परम जो है वो 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद नहीं है। संघवाद शब्द जो है हमारे भारत की प्रस्तावना में नहीं है। बंधुता, संप्रभुता, समाजवादी ये निहित है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका को संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन का तथा राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं। प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग प्रभु संपन्न संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज, पंथ निरपेक्ष, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार के अभिव्यक्ति के, विश्वास, धर्म और उपासना के, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता ये सभी शब्द का प्रयोग किया गया है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपका सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। वर्तमान समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने। कौन? रोजर बिन्नी। और 281 एंड बिहाइंड VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। 281 एंड बिहाइंड VVS लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट बाय में सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट कपिल देव का है। गोल्डन गर्ल PT उषा का। सनी डेज सुनील गावस्कर। वन डे वंडर सुनील गावस्कर।
निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। 1988 ईस्वी में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा इसे INS चक्र नाम दिया गया। INS खंडेरी जो है दोस्तों, भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में से दूसरी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन किया गया और मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित किया गया था। खंडेरी को कलवरी जो है ये 50 भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हुआ है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी पूछे तो वो INS अरिहंत है जो कि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, भारत की पहली। प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछे तो अप्सरा है। प्रथम पनडुब्बी पूछे तो INS कावेरी है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है और प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। 32 नंबर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। तो 16 अगस्त 1932 को की गई थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इनके अनुसार दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता किया गया और इसमें दलित वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 33 नंबर है मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन जो है वो उदाहरण है एक समान त्वरण से गति वाली का, ऑप्शन नंबर डी। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है और गुरुत्व आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति होती है। यदि लिफ्ट के उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से टकराकर उसके छत से जा लगेगा और समय के साथ किसी वस्तु को सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, रेखीय और आवर्ती गति और दोलन गति, 3 प्रकार के। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। वो 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है सीट की संख्या, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। ये 6 राज्य है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 35 नंबर। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है जिसे समान हर्ष कहते हैं। यदि 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने से 6.5 डिग्री सेल्सियस जो क्षोभ सीमा तक विस्तारित रहती है और इस समान ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है और इसे ही ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। अच्छा, एक चीज़ और कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल हो गया, आंधी, वर्षा, ये सभी जो है इसी मंडल में होती है और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। निम्नलिखित में से कौन इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा जो है वो क्या है? ऑप्शन इसका शेकेल हो जाएगा, शेकेल। इसे जो है सामान्यतः शेकेल के रूप में जाना जाता है।
जो 4 वर्णों में आते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रीय प्रतीक कैडेलब्रम है और संसद यहाँ की नेसेट है। यहाँ की भाषा हिब्रू है जो बाइबिल की भाषा मानी जाती है और हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो शेख हसीना है बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2019 के प्रतिष्ठित सम्मान कला स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। आगरा शहर के संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी था, जो कि 1504 ईस्वी में आगरा का स्थापना करता है और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करता है। श्रीनगर के संस्थापक अकबर हैं। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक भी अकबर हैं। श्रीनगर और फतेहपुर सीकरी दोनों अकबर हैं। रोहतासगढ़ का किला के संस्थापक शेरशाह सूरी हैं। जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हैं। दौलताबाद के मोहम्मद बिन तुगलक, सीरी शहर के अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकाबाद के गयासुद्दीन तुगलक हैं। अगला है इताइपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इताइपू बांध जो है वो ब्राजील और पैराग्वे के बीच सीमा पर स्थित पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है, पराना नदी पर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध अगर पूछे तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को किया। ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से संबंधित है। यूनिवर्सल टीकाकरण में शामिल किए गए 7 रोग के खिलाफ 7 टीके का प्रतिनिधित्व करता है। एक तो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, दूसरा है पोलियोमाइलाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस बी, डिप्टेरिया, पार्टूसिस, टिटनेस और खसरा। ये 6 डिजीज है, 7 डिजीज हैं, ये 7 बीमारी हैं और ये 7 के लिए जो है टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। 41 नंबर प्रश्न है, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। तो क्या शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा? तो ट्रेन में सफ़र करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़ सके, इसीलिए आरपीएफ ने एक मुहिम चलाया है और उसका नाम रखा है मेरी सहेली। ऑप्शन नंबर सी, मेरी सहेली उसका नाम है। आरपीएफ की स्थापना जो है वो 1959 में होती है। आरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये जो है आरपीएफ दिवस हम लोग 20 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, आरपीएफ का जो अब एक नाम चेंज करके किया गया वो आईआरपीएफ कर दिया गया है, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स, है ना। 42 नंबर है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पैरासाइट को दिया गया। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया है पैरासाइट को, और 94 ऑस्कर जो दिया गया है 2022 में। तो अभी आप लोग काफ़ी चर्चा में रहा है, जानते ही होंगे, ये तो 2022 वाला है लेकिन इसको भी देख लीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कोड़ा को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को दिया गया था। अभिनेत्री में जेसिका चेस्टन को दिया गया था और इस सहायक अभिनेत्री में एरियाना डिवोस जिनकी फिल्म थी वेस्ट साइड स्टोरी। सहायक अभिनेता में ट्राई कोत्सूर को और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म में एनकांटा को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म जेन कैंपियन को दिया गया था। और 2023 का जो अभी ऑस्कर दिया गया है इसमें भारतीय फिल्म दो चूज हुआ है, एक तो शॉर्ट फिल्म है और एक आपका नाटू नाटू है, तो इस दोनों को ऑस्कर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका 43 नंबर, D2O का अधिकतम उपयोग होता है। तो D2O का अधिकतम उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भट्ठी में। D2O मतलब भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को भारू जल कहते हैं और इसका अधिकतम उपयोग परमाणु भट्ठी में नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, इसके अलावा औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो विल्ड घास स्थल जो है ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में और इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नाम्बिया, ये कई भागों में विल्ड घास के मैदान क्षेत्र अधिकतर भागों में घास के मैदान मिलते हैं।
कैंटबरी न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और ये मैदान बहुत ऊंचाई होती है। पंपास विश्व प्रसिद्ध शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक बेहतर उदाहरण है और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिण भाग में मुख्य तौर से है। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, एक होता है आपका जीव और दूसरा अजीव। ऑप्शन नंबर ए। समस्त जीवधारियों अपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों से क्रिया करते हैं और इस प्रकार एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है, या फिर इसको जीव और अजीव भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया। तो आकृति का चयन नहीं किया था, फूल की आकृति का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए फूल की आकृति लक्षण का चयन नहीं किया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये तो यहाँ पे मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विप्रयास विशेषज्ञों के 7 जोड़े हैं। ठीक है, ये 7 जोड़ा का इमेज आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। तो इंश्योर को जो लॉन्च किया गया है ऑनलाइन पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लाभार्थियों को डीबीटी से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया गया। इंश्योर पोर्टल को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल जो है नबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 द्वारा विकसित किया गया और इसका संचालन पशु, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के घटक उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत पोल्ट्री, जुगाली करने वाले छोटे जानवरों, सूअर आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। डीबीटी की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से किया गया। अगला प्रश्न आता है 48 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का आंसर पीटी उषा हो जाएगा। IAAF वेटरन पिन अवार्ड पीटी उषा ने जीता है। जन्म केरल में 27 जून 1964 को हुआ था। पीटी उषा को भारत की उड़न परी कहा जाता है। इन्हें 1984 में और 1985 में क्रमशः अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। स्थापना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 जुलाई 1912 को की गई थी। इस समय इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ था। 2001 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मोनाको, फ्रांस में स्थित है। 49 है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा फसल का खेत। फसल का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। वन, तालाब, झील ये सभी आपका प्राकृतिक परितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र जिसको इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग SAG टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। कृत्रिम पारिस्थितिक वह स्थान है जहां पर सजीव और निर्जीव घटक आपस में संबंध रखते हैं। सजीव और निर्जीव, जैसे आप कृषि खेत खलिहान बोल सकते हैं, जल जीवशाला, अंतरिक्ष यान, जल भू। ठीक है। अच्छा, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देखिएगा। तो इसमें से कुछ देख लीजिए, बाकी अब आपको हम जो मास्टर वीडियो बना रहे हैं उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये सब। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण केंद्र जो है चेन्नई में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद है। सलीम अली विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 50। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में वायुसेना दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस पर 12 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका W बराबर ओमेगा बराबर 1/LC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा बराबर 1/LC यानी कि L, C और R परिपथ के अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है। विद्युत अनुनाद यानी कि इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस जो स्रोत है इसका वो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बता दे। मान लीजिए कि श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ L और C है। L और C जो है वो श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और R जो है R ये सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है। ठीक है, इसमें जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, इसलिए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है और ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अगला प्रश्न आता है 53 नंबर, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। एनीमोमीटर क्या होता है, तो यह उपकरण है जिससे कि हवा की शक्ति और उसकी गति को मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है और इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। क्रोमोटोग्राफ जो उपकरण है ये जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता लगता है। फैदोमीटर जो होता है, फैदोमीटर ये समुद्र की गहराई मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता को बताता है और हाइड्रोमीटर जो होता है, देखिए हाइग्रो और हाइड्रो अलग है। हाइड्रो जो है वो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। रेन गेज जो है वो वर्षा मापने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए होता है और पायरोमीटर उच्च दाब को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है, तो वो आपका गैंगेटिक डॉल्फिन है जिसका वैज्ञानिक नाम प्लांटनिस्टा गैंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन का खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी और गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली में रहती है। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आपका है सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, तो ज्योतिबा राव फुले ने। ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा राव फुले जो हैं वो माली जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। ज्योतिबा फुले 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी इन्हें। और सावित्री बाई कवित्री थी और काव्य फुले और वावन काशी सुबोध रत्नाकर इनके 2 काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में पैन नंबर कोड कुल संख्या अक्षरों में कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो आपका पैन कार्ड होता है उसमें जो नंबर लिखा होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 10 उसकी संख्या होती है। कितनी होती है, 10 होती है। पैन आयकर विभाग द्वारा लिमिटेड कार्ड के रूप में 1972 में पैन जारी किया गया था। परमानेंट अकाउंट नंबर ये इसका फुल फॉर्म है। और उदय जो है, उदय निवासियों के आधार कार्ड जारी करता है उदय के द्वारा। अब देखते होंगे कि आधार कार्ड से वगैरह OTP वगैरह अगर आता है तो उदय लिखा होता है उस पर। ठीक है, आधार कार्ड नंबर 12 अंक का होता है। आधार कार्ड नंबर 12 अंक का होता है। वोटर ID 10 संख्या का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस 15 का होता है और GST पंजीकरण भी 15 का होता है। तो ड्राइविंग और GST 15 का होता है। ATM 16 का होता है। 12 आधार कार्ड, वोटर 10, ड्राइविंग GST 15 और ATM 16 का होता है। अब अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 57, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, तो वो करवाएंगे ई मित्र साइट से। ई मित्र साइट से
नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण ई मित्र साइट से करवाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा ई मित्र राजस्थान पोर्टल की शुरुआत की गई। इसमें सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठने विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और ई मित्र का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मित्र। सांस पोर्टल जो असम सरकार का है। स्केल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। चमड़ा उद्योग कौशल को सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की जरूरत के समाधान के लिए। सीए द हैंसी पोर्टल ये मुख्यमंत्री मणिपुर ने शुरू किया है। ई समाधान पोर्टल यूजीसी ने स्टार्ट किया है। लक्की बिल केरल सरकार का है। परीक्षा संगम सीबीएसई का है। और उसके अलावा आप देखेंगे आधार फेस आरडी ऐप ये उदय ने जारी किया है। ईवी मित्र ऐप ये विस्कॉम कंपनी का है। सैली ऐप केरल सरकार का है। उसके अलावा आप देखेंगे 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आयु ऐप कर्नाटक का है। विजिल ऐप गोवा सरकार का है। और आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। संभव पोर्टल यूपी। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर। बाकी छोड़ दीजिए, बहुत लंबा जाएगा। अब क्वेश्चन 58 को देखिए। नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध है, तो इसमें कुल कितने प्रतिरोध हैं बता सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। हम अभी आंसर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मैं इसको स्किप कर देती हूँ, आप लोग जरूर बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रतिरोध है उसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो वो है आपका फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। अगला, अच्छा, फ्यूजियामा जापान में है। माउंट एटना सिसिली इटली में। माउंट इरेबस रॉस द्वीप अंटार्कटिका में। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर का है। माउंट रेनियर अमेरिका में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। पेरिकुटुन मैक्सिको का है। को सुल्तान पाकिस्तान में। और उसके बाद माउंट ताल फिलीपींस का। किलिमंजारो तंजानिया का, ठीक है। और भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा स्ट्राम्बोली जो इटली का है उसे दिया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका माउंट इरवेस्ट जो है महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है कि अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश में का उत्क्रमित है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। S-400 रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है। हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिका बोइंग कंपनी का हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है वो DRDO और इजराइल ने मिलकर बनाया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। INS बेला फ्रांस के द्वारा निर्मित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। इंद्रजाल भारत का है, ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। प्रचंड भारत जो है ये भारत का है और ये स्वदेश निर्मित युद्ध हेलीकॉप्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। और विलय के बाद वर्तमान भारत में बैंकों की संख्या 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। आंध्र बैंक का विलयन जो है वो विलय यूनियन बैंक में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। और पंजाब नेशनल बैंक तीनों का ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ। भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। और भारत में बैंक विलय की प्रक्रिया 1960 के शुरू होती है। अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी, उज्जैन या महेशमती। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 63 नंबर मैथ का प्रश्न है कि 1500 का 7.5% प्रति व्यक्ति की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 64 नंबर प्रश्न है कि सेबेस्टियन वेट्टल निम्नलिखित में से किल खेल से संबंधित है? तो सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी का एक सुविख्यात फार्मूला 1 ड्राइवर है। प्रथम वर्ल्ड चैंपियंस रेस का आयोजन 1950 में यूनाइटेड किंगडम का सिल्वेस्टोन में किया गया था। ठीक है।
अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 65। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर देवदास हो जाएगा। देवदास साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देवदास एक चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, तो ये भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में 7 मई 1861 में इनका जो है ये वहाँ जन्म हुआ था। और नामो भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव कवि गुरु और विश्वकापी के नाम से ये जाने जाते थे इनका रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार जीतने वाले यह पहले गैर यूरोपीय यानी पहले भारतीय थे। इनकी रचना काबुलीवाला, मास्टर साहेब, पोस्ट मास्टर ये सभी तो इन्हीं की रचना थी। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो पूर्ण भरणीय ऊर्जा का संसाधनों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67। महात्मा गांधी भारत का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो वो चंपारण बिहार में था पहला सत्याग्रह। 1917 में प्रथम समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से नील की खेती करना अनिवार्य था। और यह व्यवस्था 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस चट्टान जो है ये आपका परतदार चट्टान का उदाहरण है। 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के इस तरह के जमाव के लिए पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और लोएस मिट्टी प्रायः अधिक सरद्र, बहुत उपजाऊ और कृषि युक्त होती है। दोस्तों नहीं दे पाएंगे इतना एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या बताऊँ, एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप लोग, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओलंप दे गुंज। 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गुंज ने तैयार किया था। ओलंप दे गुंज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिनके लेखक महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था। 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का आंसर PV सिंधु हो जाएगा, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर्स है, अब नहीं बनेगा, 2019 का है, 2022 वाला आप देख लीजिए। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब अभी जीती है। और 2022 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन महिला एकल की विजेता PV सिंधु भारत से है और उपविजेता मालविका बशोर भारत की हैं। वही पुरुष युगल में आप देखेंगे तो विजेता हैं मैन बोई चोंग, काई बुन ही, दोनों मलेशियन हैं। और उपविजेता में कृष्ण प्रसाद गर्ग और विष्णुवर्धन गौर पंजाल, दोनों भारतीय हैं। अगला प्रश्न, और महिला युगल में आप देखेंगे तो महिला युगल में अन्ना चिंग योंग चोंग और टीहोम मेई झिंग, दोनों जो है मलेशियन हैं। और उपविजेता त्रिशा जाली और गायत्री गोपी चंद्र पुलेला हैं, दोनों भारतीय हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फादर बोरी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो चिन मिन ने किया था। सॉरी, आंसर आपका बी हो जाएगा, मैं सी लगा दी, हो ची मिन हो जाएगा। स्थापना गदर पार्टी का 1913 में होता है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में होती है। स्थापना VR अंबेडकर थे। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है? तो क्षारीय मृदा धातुओं में से BA अधिकतम विद्युत घनी है। लवणीय और क्षारीय मृदा जो है इसकी बात करें तो ये मिट्टी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के
शुष्क भागों में लगभग 1.7 लाख वर्ग क्षेत्र पर विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि 74 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो रेणुका जो है वो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, रेणुका। और रेणुका हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। और वर्तमान में रामसर साइट 75 है। 75वां रामसर साइट कौन है? सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण है। 14 रामसर सबसे ज़्यादा जो है वो आपका तमिलनाडु में है, 14 है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो वो है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी के साथ है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होगा जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए। टिश्यू क्या होता है? तो समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। जाइलम, इसे प्रायः कास्ट भी कहते हैं, ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, जाइलम मृदुतक, ये सभी जो है संवहनी उत्तक हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सआदत खां, ऑप्शन नंबर बी। सआदत खान जो बुरहान उल मुल्क ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था और अवध का नवाब बना। फिर उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब 1754 से 75 में बना। सआदत खां के बाद सफदरजंग जो है वो अवध का नवाब बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो वो है बंदरगाह आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईस्वी पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मोहर, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी का प्रमाण, हाथी का दांत, ये सभी प्राप्त हुआ है। लोथल में चित्रित मृतभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सुतकोंदा एवं लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की फौज हार गई थी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो इसमें नाग जो हो जाएगा, नाग आपका एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जो है 1990 में हुआ था, नवंबर में। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, लेकिन 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। टोटल आपका 22 भाषा है। URL का पूर्ण रूप क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका फुल फॉर्म है। यह जो कि किसी वेबसाइट या वेबसाइट पेज को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जोड़ने का काम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है और मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आदि जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 84। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% पर खरीदता, 10 रुपया कम बेचता तो उसे
50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, 80 रुपया आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन आपको इसके नीचे दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो बीजक जो है, बीजक कबीर की वाणी का संकलन है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 86 ना। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो वो किया था ए.बी. हनीफा। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ए.बी. हनीफा ने डिज़ाइन किया था। ईवीएम का आविष्कार 1980 में होता है हनीफा के द्वारा। 15 नवंबर 1980 को ईवीएम मशीन को पंजीकृत किया गया। सेटिंगो की राजधानी है, सेटियांगो की राजधानी, सेटियांगो राजधानी है किसकी? तो चिली की। सेटियांगो चिली की राजधानी है। पेरू की राजधानी लीमा है। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है और उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौथा में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, अंग्रेजों फौज ने मार दिया था। और टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है 89 नंबर। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो पुलिस कमीशन जो है ये सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगिरी थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 16 महाजनपद में काशी की वाराणसी, बतस्स की कौशाम्बी, बजी की वैशाली विदेह या मिथिला, कौशल की श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महेशवती, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महेशवती हो गया। मल का कुशावती था, पंचाल का ही क्षेत्र, और चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोटली या फिर पोतन, गंधार का तक्षशिला। चिपको आंदोलन देश से संबंधित था। तो चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगल में काटने से रोकने से संबंधित था और इसके जो प्रेरणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका भारत से नहीं है, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से नहीं है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूरी पर चेंगमुंग हिमानी से उद्गम है यहाँ पे और इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न आता है 93 नंबर। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है आपका क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में और 8 अनुसूचियां थी जो कि वर्तमान में 12 हो चुकी है। मूल संविधान में 8 ही थी और कुल 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में। मूल संविधान में नया, हाँ, मूल संविधान के रूप में कुल 395 अनुच्छेद और भारतीय संविधान में वर्तमान की गणना की दृष्टि से 463 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश के फुडंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो कौन सी जल विद्युत परियोजना है? दिच्छी है, दिच्छी। अरुणाचल प्रदेश के फुडंगटो नदी पर दिच्छी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो नीति आयोग जो है वो संविधानेतर है। नीति आयोग यह जो संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में वर्णन हो संवैधानिक निकाय कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच रेल चलाई गई थी, पहली रेल। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसमें से आपका जो हो जाएगा SO2 आपका नहीं है। हरित गृह प्रभाव के कारण हरित गृह गैस में जो आपकी बात करेंगे
तो हरित गृह गैस का अर्थ होता है वातावरण की उन गैसों से जो प्रकृति में मानव जनित दोनों होती है और ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों से ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती है और इनके साथ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प। 99 नंबर है रेडियो सक्रियता का खोज किसके द्वारा किया गया? तो बैकरूलर के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है आईटीबीपी ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो आईटीबीपी जो तिब्बत पुलिस कहते हैं उसको 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 1962 में इसकी स्थापना होती है। अक्टूबर 2020 में सिक्किम के अपने पैगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया था। अगला, अब ये आपका 100 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। उद्देश्य सौर धृष्टता, कर्मनिष्ठा और वर्तमान महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आज का पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 12 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।